हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र में पूरी अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। कई बार इसका और क्लासिफिकेशन जब होता है तो निर्माण का क्षेत्र का अलग, जिसे निवेश क्षेत्र, पूंजी क्षेत्र, इन तमाम अलग अलग सब टाइटलों में बांट दिया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे प्राथमिक क्षेत्र में अगर डायरेक्ट देखा जाए तो क्या क्या आता है, तो इसमें आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित फसल किसे कहते हैं? जिसमें एक साथ कई फसल बोया जाए। गेहूं, इसके साथ में सरसों या अलसी बो दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है मिश्रित फसल। अब यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है, ये केवल पीटी के लिए एग्जैक्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि प्राथमिक में क्या आता है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित फसल किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, एक लाइन में अगर कहा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रारंभिक बिंदुओं में जो पहली बार नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से, प्राकृतिक स्रोत के माध्यम से कार्य किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र का भाग होता है। इतने दायरे से तो ये खत्म नहीं हो जाता। अब इसके अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? जैसे कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र का सबसे केंद्र बिंदु है कृषि, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के रूप में, कृषि के रूप में भारत में विविधताएं हैं भारत में विविधताएं हैं। उन विविधताओं में कहीं पर प्लेन है, यानी कहीं पे मैदान है, कहीं पर नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, कहीं पर मरुस्थलीय मैदान है, कहीं पर पहाड़ है यानी पर्वतीय मैदान है, तो कहीं पर तटवर्ती मैदान है। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये देश, जहां पर कई प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो कृषि के विकास के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे नियम विनियम होने चाहिए। जैसे हाल ही में इस समय महाराष्ट्र में प्याज को लेकर के आंदोलन चल रहा है। वो कह रहे हैं दाम बढ़ाओ, सरकार 300 रुपया बढ़ा दी प्रति कुंटल पे, कह रहे नहीं हमको 600 प्रति कुंटल बढ़ाओ। ये क्या है? एक विनियमन का एक क्षेत्र में
जैसे महाराष्ट्र में नासिक का जो प्याज आता है सफ़ेद वाला, वो ज़्यादा पूरे भारत भर में बहुत मांग है उसकी। प्याज कहीं पर, जैसे आलू उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग कई ऐसे उत्पाद हैं जो मशहूर हैं। तो खेती के लिए, खेती की व्यवस्था के लिए सरकार के कुछ अपने दायित्व हैं, उन्हें करना चाहिए। सब कुछ ऐसे स्थिति में जब हमारा देश मानसूनी हवाओं, मानसूनी वर्षा के आधार पर कृषि पर निर्भर करता हो, तो उस स्थिति में, और जो कि वर्तमान की स्थिति में जल स्तर जो है नीचे जा रहा है, कृषि व्यवस्था के लिए मानसून का अनियमितता, जिसमें कभी बारिश तेज हो जाता है कभी कम होता है, तो हमारे फसलों के लिए व्यवस्थित करना, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हमें संसाधन उपलब्ध कराए। उसके साथ साथ पशुपालन है, पशुपालन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो कृषि व्यवस्था यानी प्राचीन काल से लेकर के आज तक हमारे देश में कृषि के लिए अलग महत्व रहा है। वर्तमान में फिर क्या किया गया, ये आप नोट कर लिए होंगे। कृषि व्यवस्था जो है हमारे यहाँ पर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हमारे पास दो चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती ये थी कि हम, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात दंगे फसाद हो रहे थे, हम उसको लेकर के सुरक्षा को काफ़ी चिंतित थे, सुरक्षा व्यवस्था। साथ ही साथ जो हमारे देश के गरीब हैं, हमारे देश में काफ़ी अशिक्षा थी, खाने के लिए व्यवस्था नहीं था। ब्रिटेन ने खूब अच्छा खासा हमको लूटा और जो बचा कुचा था वो भी लेकर चले गए। तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी कि हमारे देशवासियों के लिए भोजन का प्रबंध करना। ये किसी के लिए भी होगा। एक परिवार के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि परिवार के मुखिया का पहला जिम्मेदारी होता है कि उसके घर के सदस्यों का भोजन कैसे चलेगा, और भोजन के लिए वो जो भी सुविधाएं हो सकता है उसे लाने के लिए, उससे संबंधित जो कार्य करने के लिए वो प्रेरित होता है और कार्य करता है। अगर तत्कालिक रूप में हमारे पास नहीं है तो हम पड़ोसी से मांगते हैं कि भाई हमको थोड़ा गेहूं दे दो, हम तुम्हें अनाज उत्पादित होगा दे देंगे, या तो हमें गेहूं दे दो और हमारे यहाँ पे बाजरा हुआ है, हमारे पास में मक्का हुआ है या धान हुआ, हम तुमको दे देंगे। यानी बार्टर सिस्टम की व्यवस्था ले ली गई। ये कब तक चलता? आज़ादी हमको मिल गया था 47 में। जवाहरलाल नेहरू साहब कई समस्याओं से जूझ रहे थे तो सब पर ध्यान दे रहे थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब जब प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री साहब जब प्रधानमंत्री बने तब इनके सामने भी वही समस्या थी। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा कि भारतीयों को एक टाइम भोजन कम करना चाहिए, लेकिन देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये भी नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा कि किसान हमें आंतरिक रूप से मजबूत करता है, सुरक्षित करता है, भोजन की सुरक्षा देता है, तो जवान हमें बॉर्डर पर हमारी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में और बाहरियों के आक्रमण से हमें बचाने में हमारी सुरक्षा करता है। तो जय जवान जय किसान का नारा जब लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दिया, और फिर धीरे धीरे स्थितियाँ बढ़ी और प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी। ये तो किसी की बात कोई सुनती नहीं थी। शुरुआती दौर में इनको लोग कहते थे गुड़िया, ये भी नहीं बोलती थी, ठीक है कह लो, क्योंकि इनके पिता श्री पीएम थे। और ये ध्यान रहे, जिनको ये ना पता उनको पता हो कि इंदिरा गांधी को इसलिए पीएम बनाया गया क्योंकि उनके पिताजी थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय में जितना योगदान जवाहरलाल नेहरू का था, मोतीलाल नेहरू का था, उतना ही योगदान फ्रीडम फाइटर में इंदिरा गांधी का भी था। इंदिरा गांधी जी मात्र 13 वर्ष की थीं, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद चुकी थीं।
मोतीलाल नेहरू साहब तो अपनी पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे। उसके बाद की क्या चीज़ें हैं, कांग्रेस को रहना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो अलग बात है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब हमारे यहाँ अनाज की समस्या था और अनाज की समस्या को समाप्त करने के लिए एस स्वामीनाथन का सहयोग लिया गया। एस स्वामीनाथन के सहयोग से हमारे यहाँ हरित क्रांति को आधार दिया गया, यानी हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रयोग था। हरित क्रांति सबसे बड़ा प्रयोग था, लेकिन क्या हरित क्रांति हमारा सफल था? तो पहले हम ये देखते हैं कि हरित क्रांति का आधार कैसे हुआ, हरित क्रांति किसके माध्यम से कैसे आया। एक नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ये मैक्सिको के थे। इन्होंने गेहूं के लिए कई नई और अच्छी किस्मों का आविष्कार कर लिया था, मतलब प्रसंस्कृत करके नए बीज बना चुके थे। इन्हीं को देख करके, इनको अपना अग्रणी मान करके हमारे देश में एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हुए एम स्वामीनाथन। ध्यान रहे, नॉर्मन बोरलॉग ये जो महोदय हैं, ये हैं कृषि वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार इनको शांति के क्षेत्र में मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है, आगे आने की संभावना भी बन सकती है। तो एम स्वामीनाथन के सहयोग से इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। और इन्हें माना जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक। एम स्वामीनाथन साहब, इन्होंने पूरा योगदान करके इंदिरा गांधी जी से समर्थन, अनसमर्थन, सहयोग जो भी कह सकते हो, लेने के बाद में अपनाया भारत में पहली हरित क्रांति को आधार दिया गया। अब इसको लागू करने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र अपनाया जाए, इस पर विचार होने लगा। हरित क्रांति के लिए एक नया प्रकार का बीज लाया जाएगा, उसे उपजाऊ भूमि की आवश्यकता थी, एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता थी। मान लीजिए कि वो जो कार्य करने जा रहे थे अगर सफल नहीं होता तो देश पर नुकसान कम से कम पड़े। ऐसी पूरी स्थिति को देखा गया कि लागत भी कम आए। तो इसके लिए क्या चाहिए था? इसके लिए चाहिए था बड़े बड़े क्षेत्र। यदि छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, छोटे छोटे जमीन होंगे, तो उन्हें सिंचाई, उर्वरक, जुताई आदि के लिए मशीन का प्रयोग करने के लिए दिक्कतें होंगी। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र अपनाया जाए
तो चुना गया हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्र चुने गए क्योंकि यहाँ पर खेतों के आकार जो है बहुत बड़े बड़े थे। यहाँ पर मशीन का प्रयोग करना आसान था, सिंचाई का व्यवस्था, ट्यूबवेल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सरकार आसानी से देने में सक्षम थी। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर या कुछ नुकसान भी होने पर इतना उपजाऊ अन्न जरूर हो जाता कि देश को दिक्कतें नहीं होती। यानी जो पहला चरण जिसे कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में 1966 से 72 तक पहला चरण चला, हरित क्रांति का पहला चरण। और इसके लिए अपनाया गया गेहूं और जौ, यानी गेहूं मुख्य रूप से लाया गया फसल, इनको हटा दीजिए। गेहूं को लाया गया और गेहूं के उत्पादन जब हरित क्रांति का आधार दिया गया और पहली बार में गेहूं का उत्पादन इतना ज़्यादा पैदावार हो गया कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता था। तो क्या हरित क्रांति ने भारत को कुछ और स्थितियों में डाल दिया? अब होने लगी असमानताएं कि जो मजदूर थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कुछ मध्य प्रदेश के हों, जो यहाँ के जो मजदूर वर्ग थे वो जहाँ काम पाएंगे वहाँ भागेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर की तरफ पलायन करने लगे। समस्या तो विकट होने लगी कि भाई जहाँ भोजन मिलेगा वहीं आदमी जाएगा। यानी कृषि मजदूर का पलायन होना शुरू हो गया। गांव से वो पलायन आज भी कहीं ना कहीं होता रहता है। वो अलग बात है कि अब मनरेगा जैसा स्कीम है तो पलायन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पलायन आज भी होता है। पंजाब, हरियाणा, यहाँ की कृषि व्यवस्था बहुत आगे तक चली गई। उसके बाद में जब दूसरा चरण शुरू हुआ, देखिए हरित क्रांति का दूसरा चरण अभी नहीं शुरू हुआ, पहली ही हरित क्रांति का उसका जो सब क्लासिफिकेशन था वो 3 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में 1966 से 72 तक, दूसरे चरण में 1973 से 80 तक और तीसरे चरण में 1981 से 1990 तक। यानी पहली हरित क्रांति में ये 3 प्रकार के आधार दिए गए। पहले में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, इन पर ध्यान दिया गया। दूसरा जब चरण शुरू हुआ तब इसमें मध्य भारत, पूर्वी भारत, इस पे ध्यान दिया गया। और तीसरे चरण में संपूर्ण भारत के साथ दक्षिण भारत पर ध्यान दिया गया। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे पास संसाधन व्यवस्थित होते गए कि हम छोटे क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, हम हरित क्रांति का आधार देते चले गए। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एस स्वामीनाथन। और इसकी जो शुरुआत हुआ 1961-62 के साथ
1961-62 के साथ शुरुआत हो गया था। एक खोज होना शुरू हो गया था कि हम किस तरह से अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। तो इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन साहब थे और इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया, 66 से 72, 73 से 80, 81 से 90। ये तो है हरित क्रांति का कार्य। अगला पॉइंट है लैंड होल्डिंग के आधार पर किसानों का वर्गीकरण। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी, पहली समस्या ये थी कि भोजन कैसे मिले, भोजन के लिए क्या किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कृषि जमीन। ये समस्या कैसे थी? हमारे यहाँ पे जमींदार थे, हमारे यहाँ पर कृषि मालिक थे, हमारे यहाँ पर कृषि मजदूर थे। अब जब जमींदार होंगे तो खेती किसकी होगी? जमींदार की होगी। मजदूर अलग होंगे। तो इन सब समस्याओं को देख करके भारत में यह निर्धारित किया गया कि भाई कोई कृषि सुधार कानून लाया जाना चाहिए। कृषि सुधार कानून लाया जाए। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में 1950 में विनोबा भावे साहब भू आंदोलन चलाए। विनोबा भावे साहब ने कहा कि भाई जिसके पास में भूमि ज़्यादा है, आप जो है कुछ भूमि दान कर दीजिए। देश के उन गरीब के लिए, उन किसानों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। इसमें बढ़ चढ़ करके राजाओं ने, जमींदारों ने योगदान दिया भी, भूमि को दान दिया, उसको व्यवस्थित किया गया, वितरित किया गया। जो भूमिहीन थे उन्हें दिया भी गया। इसको जब भूमि सुधार के स्थिति को आधारित किया गया तो कहीं पर भूमि इतना किसी पर इतना ज़्यादा था कि वो अपने नौकर के नाम या किसी अन्य के नाम ऐसे करवा के रखते थे, पूरा अपने पास रखते थे। कृषक खेती करते करते ज़िंदगी भर मजदूर बन कर रह जाते थे, लेकिन कभी खेती उनके नाम नहीं हो पाई। इसके लिए कानून बनना चाहिए। इन सभी समस्याओं को देख करके भारत सरकार ने कृषि सुधार कानून को बनाया था। भारत में भूमि सुधार 4 प्रमुख श्रेणियों में आधारित किया गया था। चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि जो लैंड होल्डिंग है, इसके लिए एक एक्ट अधिनियम बना था 1961-62 में। लैंड होल्डिंग अधिनियम के तहत किसानों की कैटेगरी बना दिया गया था 4 भागों में। 4 भागों में किसानों की स्थिति बना दी गई थी और एक कहा गया था सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान और बृहद किसान। अब ये जो कैटेगरी बनाई गई, इस कैटेगरी में किसके पास कितनी ज़मीनें होंगी, किसे का क्या कहा जाएगा। भूमि की माप हमेशा
हेक्टेयर में मापा गया। 12.5 बीघे को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। 1 हेक्टेयर। अब सीमांत किसान किसे कहेंगे? जिसके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम होगी। एक हेक्टेयर से कम भूमि के किसान को सीमांत किसान का दर्जा दिया गया और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के किसान को लघु किसान का दर्जा दिया गया। लघु किसान का 1 2 3 4, यानी जिसके पास, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत किसान किसे कहा जाता है, लघु किसान किसे कहा जाता है, और अक्सर इन्हीं दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। भारत में भी सबसे ज़्यादा सीमांत किसान और लघु किसानों की ही तादाद है। वर्तमान में तो लगभग 86% से ज़्यादा लघु और मध्यम किसानों की स्थिति है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत किसान कहते हैं। मतलब बहुत ऐसे किसान हैं कि भूमि बच ही नहीं रही है, तो 1 से 2 हेक्टेयर के किसान को कहा जाता है लघु किसान। लैंड होल्डिंग एक्ट के तहत 4 भागों में किसानों की स्थिति को दर्शाया गया। तो जो सीमांत किसान हैं ये हैं 1 हेक्टेयर से कम। वहीं लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जिसकी भूमि है उसे लघु किसान का दर्जा दिया गया। और मध्यम किसान ये 2 से 10, 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि है उसे मध्यम किसान कहा गया। मध्यम किसान कहा गया। और जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है उसे बृहद किसान कहा गया। बृहद किसान कहा गया। तो लैंड होल्डिंग के माध्यम से किसानों की जो स्थिति दर्शाई गई उसमें से सबसे ज़्यादा सीमांत और लघु की स्थिति है, लगभग 86% के आसपास है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब रही बात हम कर रहे थे भूमि सुधार की। तो भारत में 4 प्रकार की श्रेणियों का विभाजन किया गया। उसमें से पहला काम किया गया काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार किया गया। अब ये काश्तकारी सुधार क्या है? काश्तकारों के, अब काश्तकार जो थे कई बार इनके पास भूमि तो नहीं होता था। भूमि किसकी होती थी? जमींदारों की। और काश्तकार काम करते थे, खेती करते थे, जमीनों को सुरक्षित रखते थे। और ये 1-2 नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते करते उनके दादा एक्सपायर हो गए, पिता एक्सपायर हो गए, स्वयं बुढ़े हो गए, लेकिन जमीन का मालिक कोई और होता था। परंतु भारत आज़ाद हो चुका था। अब ये नहीं चलेगा, पूरा देश तुम्हारा है। अब खेती उसकी
जो खेती करे। तो यहाँ पर काश्तकारों के लिए कहा गया कि भाई वो खेती करते हैं, उन्हें भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। पहले क्या था? पहले होता था कि आज भी लोग बटाई पे खेती करते हैं, लेते हैं, तो बटाई पे लेते हैं। 10 कुंटल हो रहा है तो उसका 1/3 आधा जो भी बनता हो वो भूमि मालिक को देंगे, बाकी अपना रखेंगे। लेकिन जो काश्तकारी खेती होती थी, पूरा खेती करने के बाद में पूरा हिस्सा सीधे जमींदार के यहाँ पहुँच जाता था। उसके बाद इनको उसका जो भी पुरस्कार रूप में कह सकते हो, जीवन निर्वाह के लिए कह सकते हो, जो उनके दया पे था, जो देते वो ले करके चले आते थे। आज़ादी के बाद क्या किया गया कि काश्तकारी का कानून बना और मालिकाना हक, ज़मीन का मालिक किसानों को बनाने का कार्य किया गया। इसे ही काश्तकारी कानून के रूप में जाना गया। दूसरा बिंदु था बिचौलियों का उन्मूलन। ये सबसे ज़्यादा सफल रहा केरल में और पश्चिम बंगाल में। ऐसा क्यों था? केरल में, पश्चिम बंगाल में क्यों सफल रहा? बिचौलिए ज़्यादातर कहाँ थे? जब अंग्रेज अपना कार्य शुरू किए तो वो बंगाल से शुरू किए थे। बक्सर का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो, सबसे पहले बंगाल को कब्जा किए, धीरे धीरे फिर वो आगे पूरे भारत को कब्जा कर लिए। तो केरल क्या था? तो जिस तरह से बंगाल एक गढ़ था, केरल किसी भी समुद्री रास्ते से आने वाले का दूसरा गढ़ था। सॉरी, जो अफ्रीका महाद्वीप से आते थे, मेडागास्कर होकर के केरल के तट तक पहुंच जाते थे। तो धीरे धीरे क्या होता था कि जो जमींदार होते थे, जमींदार अपनी तरफ से आदमी रखते थे कि भाई हमारी खेतीबाड़ी तुम देखो। और वो क्या करता था, वो किसान यानी मजदूरों से खेती करवाता था, अपना कुछ नहीं करता था। बस इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर करके पैसा अच्छा खासा हजम कर लेता था। तो भूमि सुधार कानून में दूसरा महत्वपूर्ण बात रखा गया, बिचौलियों को खत्म कर दिया गया। यानी रैयत बाड़ी व्यवस्था की भांति सरकार और सीधे किसान, बीच में कोई नहीं। और ये दोनों स्थितियां केरल में और बंगाल में बिचौलियों का ज़्यादा प्रभावी था, तो ज़्यादा सफल भी रहा। बाकी जगह पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं थीं। हाँ, वो अलग बात है कि जमींदार जो थे वो अपने ही माध्यम से अपने लोगों से खेती करवाते थे। तो काश्तकारी के माध्यम से जो काश्तकार होते थे, भूमि का मालिकाना हक उनको दे दिया गया। और तीसरा है लैंड सेलिंग। अब इसमें क्या होगा? जब विनोबा भावे साहब ने आंदोलन चलाया, भू आंदोलन, और सबसे कहे भाई तुम्हारे पास ज़्यादा खेती है, दे दो, इनके पास नहीं, इनको दे दें। तो कुछ लोग क्या किए, बंजर भूमि जो सब था वो दे दे, हाँ लो लो, हम काहे नहीं देंगे, लो ले जाओ। लेकिन फिर भी किसी के पास 400 बीघे, किसी के पास 1000 बीघा, किसी के पास 2000 बीघा, तो ये बात ये किसके पास होता? ये सब जमींदार वही जमींदार थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो नहीं चाहते थे कि भारत कभी आज़ाद हो। क्योंकि आज़ाद होगा तो भारत लोकतांत्रिक देश होगा, लोकतांत्रिक देश होगा तो जो वो 1,000 एकड़ ज़मीन, 1,000 हेक्टेयर ज़मीन के मालिक बने बैठे थे, किसानों की हड्डियों से खून निकाल करके पीते थे, वो नहीं हो पाता। और जब नहीं हो पाता तो काहे चाहते कि आज़ाद हो जाए? तो पहले विनोबा भावे ने कहा भाई हम पहले प्यार से समझाएंगे, उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बाद में हम मार से समझाएंगे। प्यार दिए विनोबा भावे साहब,
कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। नहीं माने कोई बात नहीं। आ गया लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग के माध्यम से एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि इतने से ज़्यादा भूमि किसी के पास नहीं रहेगा। फिर भी लोग कितने होशियार, अपने नाम, मेहरारू के नाम, बच्चों के नाम, नौकर के नाम और जो कुछ भाषण बोला जाता है उसके नाम, सबके नाम करवा दिए। फिर भी जो बचा, तब कहे हमारे पास तो इतने बचा, ले लो, क्या करोगे? तो भारत के सरकार ने भी कहा कौनो बात ना है, दिए तो तुम। पहले औरतों के नाम अगर ज़मीन होती थी तो लोग संशय करते थे, अरे मेरा नाम ज़मीन कर दियो, भाग जी तो ज़मीनियों चली जाए। सरकार भी होशियार, उसने क्या किया, महिलाओं के नाम ज़मीन होगी तो बैनामे का दाम कम हो जाएगा। बस लोग खट खट अपने मेहरा नाम लिखा लगे। जब विश्वा लिखाते भी तो वाइफ के नाम करने लगे कि अरे लो। इसमें देखो कितना बढ़िया संयोग है, वाइफ भी सुरक्षित, वो आँख दिखाने लगी। अब बोलो, अब बताए जब हम वो डर के भाई 5 बीघा लिखाए थे, 3 बीघा तो इन्हीं नाम लिखाए हैं, भाग जी तो क्या हुई। दूसरी चीज़, महिलाएं भी मजबूत हुई। और तीसरी चीज़, जो महिला सशक्तिकरण का आधार है बराबरी का, धीरे धीरे समानता के तौर पर जो भरोसा नहीं था, उस भरोसे में इजाफा हुआ। किसी व्यक्ति ने मान लिया पहली बार कराया, अब पूरे गांव के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, अरे मेरा नाम करा दियो, पितृसत्ता का हनन कर दिया आपने, आपको नरक होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन वो बीवी तो भगी ही नहीं। अब जो दूसरे व्यक्ति थे, जब उन्होंने देखा कि भाई वो लिखाए, उनकी लिखाई भी 10-50 हज़ार कम लगा और मेहरू भगी भी नहीं, और दोनों बड़े खुशी से रहे, प्यार इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो प्यार कमी नहीं हो रहा है, एकदम छत पे भाग रहा है। तब दूसरे ने देख करके कहा हम भी करा देते हैं। यानी कि जब महिलाओं के नाम से बैनामा होने पर जिस तरह से सरकार ने स्टाम्प शुल्क का आधार दे करके, यानी बैनामा का जो शुल्क होता है वो कम कर दिया गया, तो महिलाओं के नाम ज़मीन ज़्यादा होने लगी। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे और अब एक दूसरे पर भरोसा करके धीरे धीरे आगे और भरोसा बढ़ करके महिला सशक्तिकरण में काम करने लगा। तो जब लैंड सीलिंग एक्ट आया, तो जब लोग ये नहीं देते थे कि भाई वाइफ के नाम किया जाए या महिलाओं के नाम, बेटी के नाम किया जाए, उसके डर के मारे कि कोई और लेकर चला जाएगा, तो कम से कम इन्हीं के नाम कर देते हैं, वैसे नहीं भरोसा हुआ। लेकिन जब चला जाने का डर आया, तब नौकरामू, इतने दिन से तुमने हमारा मेहनत किया है, साथ दिया है, हम तुम पे भरोसा करते हैं, चलो 10 एकड़ तुम हो ले जाओ, 5 एकड़ तुम हो ले जाओ। लग रहा है जैसे बांट रहे हैं, दानी हो गए। दानी डर रहे थे, फिर भी इसका फायदा हुआ। समाज में लैंड सीलिंग कानून आने से इसका फायदा हुआ। और चौथा कार्य किया गया चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है कि अगर छोटे छोटे कई जगह टुकड़ों में ज़मीन हो, तो वो उसके माध्यम से एक जगह आपको ज़मीन मिल जाएगी, आपको उतना ज़मीन एक जगह मिल जाएगा। तो ये कार्य आया। उसके बाद में क्या किया गया, अब मान लीजिए ज़मीनें तो सुरक्षित कर दी गई, ज़मीनें सुरक्षित हो गई, लोगों को ज़मीनें मिली, कानून के माध्यम से जितना संभव हो सका ज़मीन का बंटवारा भी किया गया, जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि दी गई। लेकिन अब वो उत्पादन करने के बाद में अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचें, तो इसके लिए 2016 में इनाम लाया गया, इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यानी कि इसके माध्यम से कहीं से भी आप अपने उत्पाद को मंडियों में बेच सकते हैं। इसके साथ साथ क्या किया गया, 2 अक्टूबर 1958 को
नाफेड की स्थापना किया गया। नाफेड मतलब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया गया। बाजार हस्तक्षेप क्रिया हेतु केंद्रीय संस्था के रूप में, मतलब आप जो फसल उत्पादित करेंगे उस फसल को बाजार देने का कार्य और उसको सुरक्षित देखरेख का कार्य नाफेड का हो गया। उसके लिए और एक और व्यवस्था हुआ ट्राइफेड, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST को सुरक्षित करने के लिए। इसकी स्थापना किया गया 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना किया गया और इसके बाद में किया गया 1963 में, उसके साथ साथ कह सकते हैं, पहले कह सकते हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का किया गया जो उत्पादन, भंडारण, विपणन आदि का कार्य करे। यानी कि नाफेड, ट्राइफेड और राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ, इन सब का भी गठन किया गया जिससे भारत के किसानों को सुरक्षित रूप से बाजार मिल सके और उनको अपने आय बढ़ाने के लिए, जैसे 2022 तक आय बढ़ाने का कार्य था, सरकार कार्य कर रही है। हम इस पर फिर चर्चा करेंगे और मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।